चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, जो आप अपने आसपास ये सर्किट वगैरह देखते हो घर में लगे हुए, वो सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक सर्किट। उसके बाद ओम्स लॉ पढ़ेंगे। रेसिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रेसिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर, सीरीज और पैरेलल ऑर्डर, ये सीखा जाएगा इसी में। और उनका डेली लाइफ में कैसे यूज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है भाई। और इसी के साथ में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ हीटिंग जनरेटिंग इन कंडक्टर, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे जो प्रॉब्लम है वो सीखेंगे। और इलेक्ट्रिक पावर, ये लास्ट टॉपिक है। तो ये तो इंडेक्स था। अब देखो, पहला टॉपिक है यहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, देखो यहां ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, मान लो एक रबड़ है, वो कुछ ना कुछ मटेरियल से बनी हुई है, किसी ना किसी मटेरियल से वो बनी हुई है। इसका मतलब कि उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। अगर कोई भी मैटर हम ये बोलते हैं कि उसका मास 0 है, तो इसका मतलब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक। तो मैटर क्या है? हर एक मैटर कुछ ना कुछ मास कंटेन करेगा, उसको कहते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक ऐसी ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है हर एक मैटर की, ठीक। अगर कोई मैटर है, उसमें मास है, तो उसमें चार्ज भी होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किससे मिलके बनता है? एटम से। एटम्स, हाँ। और एटम किससे मिलके बनते हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूक्लियस, इनसे मिलके बनता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बेसिकली पूरा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इन्हीं पे बेस्ड है, तो आप इसको ध्यान से समझना। शुरुआत करते हैं। अ चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर लाइक मास, ठीक है। हर एक चीज का कुछ ना कुछ भार होगा, कुछ ना कुछ अस्तित्व होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि टाइप ऑफ चार्ज कितने टाइप के होते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरा, इसके बाद किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहते हैं? मैंने बताया मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से भी छोटी यूनिट कौन सी है? एटम, ठीक है। अब ये एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बीच में न्यूक्लियस है, नाभि है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन इन सेल में, इनको कहते हैं आउटर मोस्ट सेल, इनको इनमें घूमता रहता है, ठीक है। वैलेंसी सेल बोलते हैं इनको। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। चार्ज हमने पढ़ लिए, न्यूट्रॉन पे चार्ज कुछ भी नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन से समझ जाओ कि वो न्यूट्रल है, नाम से अगर आपको याद रखना है, ये न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, याद है? सर बोर ने। नहीं, टॉमसन ने। प्रोटॉन की करी थी रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की करी थी चैडविक ने। अब इसको याद कैसे रखोगे? इसका एक कोड है, इसका कोड है ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ई से क्या बना? इलेक्ट्रॉन। टी से क्या बना? टॉमसन। याद रहेगा। पी से क्या बना? प्रोटॉन। आर से क्या बना? रदरफोर्ड। एन से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक, ठीक है भाई। ये आप नोट्स में मैंने लिखा नहीं, आप लोग ऐड कर देना, ईंट पर नाच।
यहां तक क्लियर है बात? हेलो, यस सर। यश? यस सर, यस सर। चलो, अब पॉजिटिव पॉजिटिव अगर साइन है तो वो एक पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की तरफ आते नहीं, वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं, उसको कहते हैं रिपल्सन। और अगर साइन चेंज हो जाए, यानी कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है भाई। यस सर। चार्ज को जैसे आप दूध अगर लेते हो तो उसको लीटर में नापा जाता है, आप कोई भी सामान लेते हो तो उसको किलोग्राम ग्राम इन सब में काउंट करा जाता है, तो चार्ज को भी किसी चीज में नापते होंगे, तो चार्ज को डिनोट करते हैं स्मॉल क्यू से, और उसकी एसआई यूनिट होती है कूलम, ठीक है। यस सर। अब एक छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक करंट की जो हम पढ़ते हैं हमेशा, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट, करंट कैसे उत्पन्न होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, जब ये चार्जेस जो होते हैं वो चलते हैं। मान लो ये आपकी एक कोई छड़ है, लोहे की कोई छड़ है, इसमें चार्ज, क्योंकि ये मैटर है तो मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, एटम से। एटम में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, तो वो क्या होगा, वो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा जब वहां पे, तो इलेक्ट्रिक करंट होगा। अब एक बात सुनो ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो चार्ज के फ्लो से तो होता है, लेकिन सिर्फ नेगेटिव चार्ज के फ्लो से होता है, ये पॉजिटिव के से नहीं होता, ठीक है। पहले टाइम में जब तक इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो साइंटिस्ट ने ये माना था कि भाई पॉजिटिव चार्ज के कारण ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे। तो पहले प्रोटॉन ही जिम्मेदार था इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, करंट का फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक है भाई। यस सर। यस सर। हमारे आसपास दो टाइप की चीजें हैं, एक तो आप आयरन की किसी भी चीज को उठा लो, लोहे को उठा लो, और दूसरा प्लास्टिक को। तो प्लास्टिक में तो करंट का फ्लो होगा नहीं, लोहे में हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कंडक्टर। जो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर। और जो मना कर देता है उसको कहते हैं इंसुलेटर। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? नो सर। इसका क्या रीजन है, देखो, कोई भी अगर कंडक्टर होगा तो मैटर से तो बनेगा ही कुछ ना कुछ, और उसमें क्या होगा, एटम होगा, एटम होगा तो उसमें एक न्यूक्लियस होगी, न्यूक्लियस होगी तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, और उसके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, ठीक है भाई, चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमेंगे ऐसे। अब जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी आउटर मोस्ट सेल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हम अगर इसको थोड़ी भी एनर्जी देंगे, बाहर से हाँ। अगर थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, मतलब इसको छोड़ के भाग जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के भागने को ही तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, यही तो लिखा हुआ है। तो यहां से क्या बात पता चली, यस सर। कि इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के भागने पे। और इलेक्ट्रॉन भागेगा कब, जब इसको बाहर से हम एनर्जी देंगे, और बाहर से एनर्जी देंगे, यहां पे एक बात को समझो, ये प्रोटॉन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन तो हो गई एक दूसरे के बीच में। यस सर। तो जहां पे ये अट्रैक्शनल फोर्स, जहां पे ये अट्रैक्शनल जो फोर्स है वो कमजोर पड़ जाएगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है ना। इसको ऐसे समझो आप, कि एक बच्चा था, अपने घर के आसपास ही रहता था, मतलब उसका जो स्कूल कॉलेज था वो अपने घर के आसपास था, तो घर वाले उसके आसपास उसके पास जाया करते थे हालचाल उसका पूछने, ठीक है, उस पे अपडेट रखा करते थे उसकी एक्टिविटी पे। तो वहां जो उसके गलत फ्रेंड थे, उनकी इनरोलमेंट कम हुई, उनका हस्तक्षेप कम रहा, क्योंकि आके पेरेंट्स उसको देख लेते थे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अब एक बच्चा छोड़ दिया बाहर हॉस्टल में,
ठीक है, घर से बहुत दूर, तो बाहर वाली जो एनर्जी आई वो इसको तुरंत उड़ा के ले जाएगी, यानी ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। बात समझ आई? यस सर। Yes, अब sir. इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ तो क्या होगा, अब ये बहना शुरू कर देगा तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही करंट नहीं बनती, उसमें करंट नहीं फॉलो होने देता। अब इसको समझो, हमारे घरों में कॉपर की वायर होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज करते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में देखो तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो ऐसे होता है, 2 पहले में 8, फिर दूसरे में 18 और तीसरे में 1। तो पहली सेल में कितने हैं, 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और लास्ट वाले में 1 बचा हुआ है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, और न्यूक्लियस से काफी दूर है और अकेला है, तो अट्रैक्शनल फोर्स कमजोर पड़ जाएगा, तो बाहर से थोड़ी सी एनर्जी दी और ये उड़ा के ले जाएगा इसको। ठीक है भाई? यस सर। किसके कारण? कमजोर न्यूक्लियस फोर्स के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ। अगर मान लो कॉपर से पहला कोई एलिमेंट है और इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है बाहर वाला, तो 18 को थोड़ा ही ले जाएंगे, कितनी एनर्जी दे लो, ये 18 के 18 इलेक्ट्रॉन थोड़ा ही निकलेंगे, तो वो हो जाएगा इंसुलेटर। इंसुलेटर की स्ट्रक्चर बच्चों कुछ ऐसी होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, चिपके हुए हैं दूसरे दूसरे वाले जो दूसरा एटम है उसके साथ में पैकिंग में है, क्लोजली पैकिंग में है, ठीक है ना। तो ये होगा इंसुलेटर। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन, कोयले में से इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा ही पास होता है। No, sir. अब देखो क्या होगा, मान लो यहां पे हमने एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन भागा, फिर इसको एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से वो भागने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप ये डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। Yes, यस sir. सर। अब इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं। पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, क्या है वो, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। अब इलेक्ट्रिक करंट को काहे में नापते हैं, उसकी ऐसा यूनिट क्या है, उसकी यूनिट है एम्पियर। करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझना एक एक चीज। Q अपॉन टी, Q अपॉन टी का अर्थ क्या है, रट्टा नहीं मारना, समझना है। इसका मतलब है कि अगर टी की जगह आप 1 पुट कर दो, टी की जगह आपने 1 सेकंड रख दिया, तो टी क्या आया, Q, सॉरी I क्या आया, Q। मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में जितना चार्ज फ्लो होगा उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। ठीक है भाई? हाँ। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर पढ़ लिया। अब अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो Q क्या होता है, कूलम, और T क्या होता है, सेकंड। तो इसको, इसका दूसरी यूनिट जो है इसकी, वो कूलम पर सेकंड भी कही जा सकती है। ठीक है, तो करंट की ऐसा यूनिट क्या हुई, कूलम पर सेकंड या एम्पियर। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर कोई पूछ ले कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सेम यही रहता है, सेम इतना ही चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। और अगर कोई पूछे न्यूट्रॉन पे बताओ, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। Yes, sir. अब ये Q क्या होता है, मतलब अगर Q इक्वल्स टू Na लिखा हुआ है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन, उन्हीं से तो चार्ज बनेगा। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही फॉर्मूले याद रखना है। Q इक्वल्स टू होता है Ne, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हीं के भागने से, उन्हीं के इलेक्ट्रॉन फ्री करने से ही तो करंट का फ्लो होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसा यूनिट एम्पियर है, ये पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये क्यों नाम पड़ा एम्पियर, कहां से आया, ये फ्रेंच साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरिन एम्पियर। ये साइंटिस्ट थे फ्रांस के रहने वाले,
फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रे मेरिन एम्पियर 1775 से 1836 तक। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब भाई करंट जो आप कोई भी वायर लेके आओ, अगर उसको करंट उसको बोर्ड से कनेक्ट कर दो तो वो डायरेक्शन थोड़ा ही मांगेगा, वो तो फ्लो होगी उसमें करंट। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिसमें डायरेक्शन दी हो, स्केलर का मतलब जिसमें डायरेक्शन का कोई अर्थ ना हो। ठीक है बात? Yes, sir. अब यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। यश, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. देखो क्वेश्चन ये है कि एक एम्पियर किसके बराबर होगा? अगर आप Q की जगह 1 पुट करोगे, T की जगह 1 पुट करोगे, तभी तो आएगा ना एक एम्पियर। तो एक एम्पियर का मीनिंग क्या हुआ? एक एम्पियर का मतलब हुआ कि 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब 1 कूलम चार्ज को 1 सेकेंड में फ्लो करने के लिए जितनी ऊर्जा, जितनी करंट लगेगी, उसको कहते हैं 1 एम्पियर। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक करंट की सबसे एक यूनिट तो पढ़ ली हमने कि एम्पियर होती है, एम्पियर को कैपिटल ए से शो करते हैं। सबसे छोटी यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर में 10 की पावर -3 एम्पियर होते हैं। और इससे भी छोटी यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर। एक माइक्रो एम्पियर किसके बराबर होता है? 10 की पावर -6 एम्पियर के। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। और साथ साथ में नोट्स बनाते चलना, अपने ऊपर बर्डन मत रखना। आज का काम आज खत्म करके एंजॉय करो। Yes, sir. Yes, sir. अब ये कुछ न्यूमेरिकल है जो आपका कॉन्सेप्ट कर देंगे क्रिस्टल क्लियर। देखो, अ करंट ऑफ 150 मिली एम्पियर फ्लो थ्रू अ सर्किट ऑफ फॉर 2 मिनट। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। चार्ज कितना फ्लो हुआ उसमें 2 मिनट तक, कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बताना है। ठीक है, देखो अब तक हमने क्या पढ़ा? I इक्वल्स टू Q बाई T, करंट का फॉर्मूला कि पर यूनिट सेकंड में कितना चार्ज हम भगाएंगे, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो I की वैल्यू दे रखी है यहाँ 150 मिली एम्पियर, तो उसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया हमने। ठीक है भाई? और कितने टाइम तक? 2 मिनट तक, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है ना? तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। I की वैल्यू कितनी है? 150 इंटू 10 की पावर -3। Q की वैल्यू फाइंड करनी है, टाइम रख दो 120, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 120 इंटू 150 इंटू 10 की पावर -3। तो 12 5 जा 60, और ये आ जाएगा 18000 इंटू 10 की पावर -3, यानी 18 आ जाएगा यहाँ से, 18 कूलम। कोई दिक्कत? हेलो, No, sir. समझ आ गया ना अच्छे से? No. Yes, sir. ठीक है, ये वाला न्यूमेरिकल आपको खुद से करना है। क्या दिया हुआ है इसमें? द टोटल ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ करंट चार्जिंग कंडक्टर व्हेन द कनेक्टेड थ्रू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई 20 सेकंड तक। तो टाइम दे दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ करंट। तो I इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन T, और Q का फॉर्मूला क्या होता है? NE अपॉन T। और N क्या होता है? N दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 46। और E की वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइड बाई टाइम कितना है? 20 सेकंड का। तो इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इससे आगे चलें या कुछ पूछना है? No, sir. ठीक है,
ये वाला होमवर्क है थर्ड, इसको खुद से करना, थर्ड भी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भाई। ये काफी काम हो गया आज का, इसको नोट करो पहले, यहां तक पूरा नोट्स कंप्लीट करो अपना, और ये 3 क्वेश्चन कर दो कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट वाले। Yes, sir. कल के क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके डीपीक्यू करेंगे, ठीक है। अभी जितना बताया बस इतना काम कर दो। ओके। चलो भाई आज के लिए इतना ही।